हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और अब मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसे कि मैंने पिछला वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर सेकंड डाला था क्लास 6 का, तो आज मैं उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर थर्ड लाई हूँ आप सभी के सामने। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और इसी तरह हमें प्यार देती रहिए और हम आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने थर्ड चैप्टर पे, जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो इसमें दो प्यारे से छोटे से क्यूट बच्चों की जो क्वेश्चंस जो कि हर बार स्टार्ट की जाती है, तो उससे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ऐसे बताया गया है कि जो पहला टाइटल है यहाँ पे कि पुराने भवनों का संरक्षण। तो इसके बारे में बताया गया है कि जसपाल और हरप्रीत नामक दो बच्चे थे जो अपने गली में क्रिकेट खेल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ़ कर रहे थे। जिससे लोग गली के जो लोग जो बच्चे थे उस घर को भूतिया घर कहकर वो पुकारा करते थे। तो एक ने उनमें से जो वो लोग थे उनमें से एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है। दूसरी महिला ने कहा कि हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। तो ये सब सुनकर ये दोनों चौंक गए कि ये जो जसप्रीत और जसपाल थे ये सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना क्यों लगाव है भाई, कि इसके संरक्षण की बात कर रहे हैं ये लोग। तो चलिए जानते हैं कि वो पुराना खंडहर क्या था। तो इसमें जो पहली कहानी है वो हडप्पा की कहानी। तो आपने सिंधु घाटी की सभ्यता तो पढ़ी ही होगी, लेकिन बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ कि ये उनके लिए है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो पहला टाइटल है हडप्पा की कहानी। इसमें ये चैप्टर कह रहे कि अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हडप्पा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हडप्पा के खंडहरों के हजारों ईंटों को उखाड़ ले गए, जिसे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने में लगाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। ये उस समय की बात है जब पंजाब में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और उसके जो इंजीनियर्स थे उन्होंने उनको यहाँ पे लगा कि यहाँ पे कोई ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी सभ्यता होगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि यहाँ की जो ईंटें हैं उनको हम जो रेलवे लाइन है उसको बिछाने में इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो अधिकतर इमारतें थी उसको उन्होंने इमारतों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और उसके ईंटों को रेलवे लाइन में बिछाने के लिए प्रयोग करने लगे। तो उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में इमारतों में और जो चीज़ें मिली उन्हें हडप्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये कह रहे हैं कि आखिर हडप्पा सभ्यता ही क्यों कहा गया, ये जो स्थल है उनको हडप्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना गया। तो ये कह रहे हैं कि जो सबसे पहले जो यहाँ पे पूरा स्थल खोजी गई थी वो थी हडप्पा। तो इसी के नाम पर ये जो पूरी संस्कृति जो पूरी सभ्यता थी उसको सिंधु घाटी की सभ्यता या हडप्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आइए आगे देखते हैं। इसमें एक और है कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो इन नगरों की विशेषता पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो इसे बताया गया है कि इन नगरों में से कई दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वो निचले इलाकों पे था। ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि एक ऐसे था जैसे कि एक पश्चिम में जो था यहाँ पे जो नगर था वो छोटा तो था लेकिन वो ऊंचाई पे स्थित था, ऊंचाई पे बना हुआ था वो घर, है ना। और जो इधर जो पूर्वी हिस्से में था वो बड़ा था। वो जो घर था वो बड़ा था लेकिन वो जो बना हुआ था ना वो निचले स्थानों पे बना हुआ था। तो ये कह रहे हैं। आगे इसमें देखिए कि क्या है।
तो अ, लेकिन यह निचले इलाके थे। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचाई पे थे, जो पश्चिम में थे, उसको दुर्ग कहा, और निचले हिस्से को उन्होंने निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। बताइए, उस समय भी पक्की ईंटों का जो था वो प्रचलन था, तो उसमें पक्की ईंटों से बनी होती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद अब तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। तो बोल रहे हैं कि वहाँ की जो नगर मिले हैं और वहाँ से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं वो इतनी इतनी सुदृढ़ तरीके से बनाई गई हैं कि अभी तक वो दीवारें वैसे ही खड़ी हैं, और उसकी जो गुणवत्ता है जो ईंट की, वो बहुत अच्छी है। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो जो है, वो जो विशाल स्नानागार है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। ये है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो की बात की जा रही है और एक विशाल स्नानागार। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो विशाल स्नानागार था वो इस तालाब को बनाने के लिए जो ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी ताकि पानी इससे बाहर ना जाए। इस तरह सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। ये जो मोहनजोदड़ो का जो तालाब था, जिसको महान स्नानागार बोला गया, ये एक मतलब बहुत ही विकसित था। इसमें जैसे अभी वर्तमान में जैसे स्विमिंग पूल देखते हैं आप, तो उसी तरह का था कि इसमें सीढ़ी भी बनाई गई थी चढ़ने के लिए और उसमें उतरने के लिए, है ना, बाहर भी निकलने के लिए और अंदर अंदर जाने के लिए। तो आगे कह रही है कि बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ये जो स्नानागार था उसके चारों ओर कमरे भी थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता था। कह रहे हैं कि इस जो विशाल स्नानागार है, इसका जो प्रयोग किया जाता था वो मतलब किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता होगा। माना जाता है कि ये, मान लीजिए कि ये स्नानागार है और यहाँ पे सीढ़ी बनाई हुई है इधर से भी और इधर से भी, लेकिन जो इसके चारों ओर है, यहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी घर है, मतलब ये होगा कि मतलब जो लेडीज़ थी वहाँ पे अगर स्नान करती होंगी तो उनका वस्त्र जो चेंज करते होंगे वो लोग, इसके लिए बनाया गया होगा। तो इसमें आगे है कि कालीबंगन और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, इसका मतलब कि वहाँ पे यज्ञ जैसा कुछ अनुष्ठान होता होगा, तो जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हडप्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो यहाँ आइए दिखाते हैं आपको, ये मैप दिया गया है हमारे उपमहाद्वीप के आरंभिक नगरों का। तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको मोहनजोदड़ो कहाँ पे। ये देखिए मोहनजोदड़ो है ये, और यहाँ पे देखिए नीचे चनहुदड़ो है। ये सब जो है ना हडप्पा स्थल हैं। लोथल है जहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे धौलावीरा के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए, ये जो मैं स्नानागार की बात कर रही थी ना, ये महान स्नानागार है। ये जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं इसमें, और ये जो इसका जो अंदर का जो ये स्पेस है, जगह है, इधर से भी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये चारों बगल, ये जो हैं ये घर के अवशेष हैं। तो ये बहुत ही सुनिश्चित तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया था और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका प्रयोग होता था, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं कि भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानाघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ये बोल रहे हैं कि ये देखिए, ये कह रहे हैं कि इन नगरों में आमतौर पर जो घर होते थे वो दो मंजिले हुआ करते थे। मान लीजिए एक मंजिल इसका हो गया, ये दो मंजिल हो गया, घर हुआ करते थे। घर में जो ये जो मुख्य आंगन हुआ करता था, ये जो आंगन, मान लीजिए ये आंगन है,
तो आंगन के चारों ओर कमरे हुआ करते थे, इधर भी कमरा, इधर भी कमरा, इधर भी कमरा, इधर भी कमरा है। अधिकांश घरों में एक अलग से स्नानागार भी होता था और एक अलग से कुआं भी होता था, है ना। तो कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाया करती थी। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। घर और नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ये जो बता रहे हैं नलियों का, जो बात बता रहे हैं नालों का, कि मतलब इतनी सुदृढ़ तरीके से इनकी जो प्रणाली थी कि जो अगर मान लीजिए कि घर से अगर कोई पाइप आ रही है, जो घर में कचरा वचरा है, तो वो जो है उस जो सामने वाले नाले से वो मिल जाया करती थी, है ना। और इस नाले में जो गई, इस नाले के माध्यम से नीचे एक हॉल टाइप का बनाया होता था, उसमें चली जाती थी सारे कचरा, और इसमें उसके नीचे, और उसको फिर से इसमें से निकाल कर साफ़ किया जाता था। अभी भी हमारे देखिए कि इंडिया में बहुत ऐसे जगह मिलेंगे आपको जहाँ पे सड़क के किनारे जो है नली नाले बह रहे हैं। तो ऐसा पहले नहीं था। उस पुराने ज़माने में भी इस तरह की तकनीकें जो थी और इस तरह से हर चीज़ को सुदृढ़ बनाया गया था। आगे चलते हैं इसमें। ये देखिए एक चित्र है यहाँ पे हडप्पा के नगरों की ईंटों का जो चित्र यहाँ पे चिनाई गई है। बताया गया है कि वहाँ की जो ईंटें थी अभी तक कैसे खड़ी हैं। आगे इसमें है कि नगरीय जीवन। तो देखते हैं कि हडप्पा के नगर में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होती थी, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। ये लिपि की बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो शासक वर्ग था यहाँ, वो बहुमूल्य धातुओं का प्रयोग किया करता था, दूर दूर से मंगवाया करता था और उन चीज़ों को, और खूबसूरती के लिए जो महिलाएं जो स्वर्ण आभूषण या फिर पुरुष भी पहना करते थे। इससे पता चलता है कि वहाँ पे जो आभूषण का जो प्रचलन था वो पहले से ही था। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी धातु वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे। सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ मिट्टी से बने कई खिलौने से भी मिले हैं, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। खिलौने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कौन से खिलौने की बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए एक मोहर आपको दिख रहा होगा। ये जो है ये मोहर है। ये अभी तक इसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। और ये खिलौना जो आपको दिख रहा है उस टाइम का जो खिलौना है, इसके बारे में बताया गया है कि जो स्त्री पुरुष थे वो शिल्पकार थे और अपने घरों में उद्योग स्थल भी उन्होंने खोल रखा था, और मतलब घर में ही उद्योग जैसा कुछ स्थल था जिससे चीज़ों का निर्माण करते थे और उनको बेचते थे, जिससे उनकी कुछ आमदनी होती थी और यात्राएं भी करते थे। और यहाँ पे एक साइड में दिया गया है कि हाँ, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर में जो सबसे ऊपर में जो दिखाया जा रहा है ये इसकी बात की जा रही है। ये जो आपको दिख रहा है ये मोहनजोदड़ो का सड़क और नाला है, और बाईं और नीचे जो हड़प्पा की एक मुहर है, और इस मुहर के ऊपर से चिन्ह एक लिपि है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे। ये इसके बारे में बात की जा रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हडप्पा के नगरों में से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं
उनमें अधिकतर पत्थर, शाक, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातु से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। मतलब सोने चांदी से भी बनाए जाते थे और कांसे से भी बनाए जाते थे। तांबा और कांसा को मिलाकर औजार और गहने और बर्तन ये सब बनाए जाते थे। तो यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया जाता था या फिर हड़प्पावासी किन किन चीज़ों से परिचित थे, इसके लिए आपको इन धातुओं को याद रखना होगा कि वो किस किस चीज़ से परिचित है। यहाँ पे देखिए ये क्या गहना है बनाया गया है उस टाइम का। और आगे इसमें है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिसको चित्रित घूसर मृदभांड बोलते हैं। ये जो खूबसूरत मिट्टी के बर्तन का इसमें वर्णन किया जा रहा है उसको चित्रित घूसर मृदभांड बोला जाता है। आगे इसमें ये जो ऊपर दिख रहा है आपको एक यहाँ पे, इसकी बात कर रही हूँ मैं। ये क्या है इसके बारे में देखते हैं कि पत्थर के बाट देखें कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातु को तौलने के लिए किया गया होगा। मतलब इनका कह रहे हैं कि जो ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं इसका उपयोग किस लिए, ये जो अभी अभी तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू बोलते हैं उसको चला है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं गांव में जाइएगा तो दुकान में मिलती है वो चीज़ें जो होती हैं, कुछ पत्थर की कुछ लोहे की होती हैं। तो वो जो पहले तौलने के लिए जो उपयोग में लाते थे वो इन पत्थरों की बात कर रहे हैं। मध्य में बनाए मनके में से कई कार्नेलियन पत्थर से बनाए गए हैं। पत्थर को काट कर तराश कर मनके बनाए गए हैं। ये इन गहनों की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। देखिए कपास के अवशेष मिले हैं तो भाई कपड़े के तो मिलेंगे ही, क्योंकि कपास अगर होता था तो कपड़े भी वो लोग बनाएंगे। तो एक जो ये तांबे का ढक्कन था उससे चिपका हुआ एक अवशेष मिला है कपड़े का। पकी मिट्टी तथा फ्योन्स से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। अब फ्योन्स क्या था ये देखते हैं। चलिए देखते हैं कि फ्योन्स क्या था। उससे पहले इसमें और कुछ भी दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उन्हें कहते थे जो खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते थे। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना, जिसको स्पेशलिस्ट बोलते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि मूर्तियों का जो मूर्ति दी गई है ऊपर, उसका चेहरा कितने आकर्षण ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से दर्शाई गई है। किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ये जो ऊपर में आपको मूर्ति दिख रही है इसको पुरोहित का मूर्ति माना गया है। तो इसमें जो ये दाढ़ियाँ जो आपको दिख रही हैं, बताया गया है कि मतलब कितने नक्काशी इसमें जो है ये कितनी बढ़िया है, सुदृढ़ तरीके से बनाई गई है। उस टाइम की बात है, ये बहुत पुरानी है फिर भी देखिए कितने अच्छे तरीके से बनाई गई है इसको। और आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही थी। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष होंगे। ये कह रहे हैं कि इन्हें ये कंफर्म नहीं है कि ये काम पुरुष किया करते थे या फिर महिलाएं भी किया करती थी या फिर दोनों किया करते थे। तो ये कहना नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही करेंगे या फिर महिलाएं ही करेंगे, काम कोई भी कर सकता है। लेकिन इसके जो साक्ष्य हैं वो नहीं मिलते हैं, तो एक तरह से हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। आइए हम फ्योन्स देखते हैं कि ये क्या होता है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू तथा स्टिफिक पत्थरों के चूर्ण और गोंद में मिलाकर वो वस्तु बनाई जाती है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। चिकनी परत के रंग प्रायः नीले हल्के समुद्र रंग के होते थे, नीले या फिर हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे। तो ये पूछा जा सकता है कि फ्योन्स क्या होते थे या फिर उनके जो कलर होते थे वो किस तरह के होते थे। तो इसको याद रखिएगा। आगे जो हमारा टॉपिक है वो कच्चे माल की खोज में। तो पढ़ते हैं कि कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो
रूप से मिलते हैं, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी, धातु या अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। ये कह रहे हैं कि कच्चा माल किसको कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जो किसान या पशुपालक द्वारा उत्पादक के रूप में उत्पाद किए जाते हैं, जैसे कि कपास हो गया। और जिसके बाद से कताई बुनाई करके कपास तैयार किए जाते हैं। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। मतलब कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें थी जो उनके पास थी, लेकिन कुछ चीज़ों को उनको आयात भी करना पड़ता था, जैसे तांबा, लोहा, चांदी, बहुमूल्य धातु। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा कि हड़प्पा वासी किन किन चीज़ों को आयात करते थे, क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान, देखिए आज के राजस्थान के कहाँ पे, खेतड़ी, जो खेतड़ी जिला है वो अभी भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ से लाया करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया करते थे। ओमान, ये बोल रहे हैं कि वो ओमान से भी तांबे का आयात किया करते थे, ओमान से, राजस्थान से, इसको याद रखिएगा। आगे है कि कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। जो टीन का आयात है वो आधुनिक अफ़गानिस्तान और ईरान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। तो इन चीज़ों को याद रखिए, कौन कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ से प्राप्त जो आयात किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, ये इम्पोर्टेंट्स है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी, इसके बारे में बताया गया है। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाली शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। जो किसान, देखिए किसान शुरू से ही हमारे लिए, भले ही वो खेत में रट रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं और हमारे लिए अनाज उपजा रहे हैं, लेकिन जो शहर में लोग रहते हैं, अगर वो किसान ना हो तो उनका खाना पीना बंद हो सकता है। इसलिए किसानों का रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग, अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा के लोग कौन कौन से ये फसलों से परिचित थे। तो गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाया करते थे। आगे है कि ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बने होते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचयन किया जाता होगा, ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। इसमें बोल रहा है कि उस टाइम जो हल का एक प्रचलन था वो नया था, लेकिन हल का साक्ष्य नहीं मिला है, मतलब हल नहीं मिला है क्योंकि वो लकड़ी की होती थी, वो बारिश की वजह से नष्ट हो गई है। लेकिन एक खिलौना बना हुआ मिला है हल, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग हल से परिचित थे। तो भाई हल था तो खेती में ही उसका प्रयोग करते होंगे, है ना। और सिंचाई के लिए पानी वानी की कमी होती थी तो वो पानी को संचित करते थे, जैसे कि वर्षा की पानी को संचित करते थे, है ना। आगे इसमें है कि हड़प्पा के लोग भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि किन किन चीज़ों का शिकार करते हैं, तो हिरण है, मछली है जानवर में, और मछली है और हिरण है जानवर में। तो आगे देखिए कि इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि किस किस जानवर से परिचित थे और किसका वो पालन करते थे। तो भेड़ है, भैंस है, बकरी है। तो ये सब याद रखने वाली बातें हैं जो 1 नंबर में पूछ लेती है। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी ओर मुहर है। ये मुहर है और ये खिलौना। तो इसके बारे में बताया है कि बच्चों का खिलौना हल, आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। ये कह रहे हैं कि जो हल चलाने वाले जो आप देखेंगे वो अधिकतर पुरुष होते हैं। इसमें महिलाओं की जो भूमिका नगण्य होती है। तो हड़प्पा में भी ऐसा ही था, ये इसका प्रमाण नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो
ये खिलौने की बात की जा रही है वो ये रहा, और एक यहाँ पे ये है। आगे देखते हैं कि आगे इस चैप्टर में क्या है। तो भारत में हडप्पा नगर का सूक्ष्म निरीक्षण इसमें दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कह रही है हमारी बुक। कच्छ के इलाके में खरीद कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी, और जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा जाता था। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत बार पूछा गया है कि हड़प्पा में तो सारे नगर 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन जो ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ पे नगरों का विभाजन 3 भागों में किया गया था, तो वो था धौलावीरा। इसको याद रखिएगा। आगे है कि इसके हर हिस्से के चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी होता था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। देखिए अभी भी अगर अभी भी हमारे यहाँ कहीं पे भी अगर गांव में रहते हैं तो वहाँ देखिएगा कि एक बड़ा मैदान सा होता है। अगर कोई पूजा या दशहरा या फिर कोई ऐसा त्यौहार आता है तो वहाँ पे प्रोग्राम होता है, लोग देखने जाते हैं ना। सार्वजनिक स्थल था वो, तो उस टाइम पे भी होता था ये। इन अभी तो यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा गया पाया गया है। इन अभिलेखों को समतल लकड़ी में जड़ा गया है। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबाती खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ये लोथल की बात की जा रही है, जहाँ यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाकर जो छाप मारी जाती थी उसको मुहरबंदी कहते थे। तो उसका भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर एक इमारत मिली है यहाँ जहाँ संभवतः मनके का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अदबने मनके बनाने वाले उपकरण को तैयार मनके भी यहाँ मिलते थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मुहर था उसका जो आपको प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे मुहर का पिक दिया हुआ कहीं पे दिखाते हैं आपको, यहाँ तो नहीं है, आगे होगा। तो मुद्रांकन में कह रहा है कि मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या था, तो इसके बारे में कि मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलियों को चिह्नित करने के लिए किया जाता था जिन्हें वह एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। तो या क्या करते थे ना कि मान लीजिए कि कुछ है हमारे पास तो उसको यहाँ हमको कहीं और भेजना है, तो उस पर एक गीली मिट्टी का ऐसे लेप चढ़ा देते थे और उस पर एक उनका ठप्पा लगाने वाला कुछ मोहर टाइप का होता था, उससे ऐसे इस पर ठप्पा लगा देते थे और वो वहाँ जाते जाते सूख जाती थी। ये वस्तु अगर वहाँ जा रही थी जाते जाते सूख जाती थी। अगर इस ठप्पे में अगर कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, अगर ये टूटी फूटी नहीं है, तो समझ जाते थे कि ये सामान के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं हुई है। तो इसकी इसीलिए इस मोहर या मुद्रांकन का पता ये प्रयोग किया जाता था। जो ठप्पा लगाते थे ना मिट्टी के ऊपर उसको मुद्राबंदी बोला जाता था। सभ्यता के अंत का रहस्य, अभी सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बारे में बताया जा रहा है इसमें कि इसकी अंत कैसे हुई। तो देखते हैं कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ये बोल रहे हैं कि जो धीरे धीरे है ना वो अचानक से लोग नगर छोड़कर जाने लगे। मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से जो आयात किए जाते थे उसका भी बंद हो गया। कच्चे माल जो मोहनजोदड़ो का सड़क था वहाँ पे कचरे की ढेर लगी हुई थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत सफाई के लिए ही जान जाती है। वहाँ पे नली का भी ऐसा व्यवस्था कि ऊपर से ढकी हुई थी, तो अचानक से ऐसा कैसे होने लगा। आगे है कि यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती होगी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है।
कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों पे हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं और कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ, उसका एक कारण तो ये लोग बाढ़ को मान रहे हैं कि बाढ़ से हो सकता है। दूसरा, सूखा पड़ा, वहाँ के जो लोग थे उनको वहाँ पे कुछ उपज नहीं रहा था, तो वो लोग भूखे से मर सकते हैं। धीरे धीरे वहाँ के घास लुप्त हो गए, तो जानवर भी वहाँ पे लुप्त होने लगे, तो उनकी जीविका छिन गई। तो मतलब अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन ये एक निश्चित नहीं माना गया है कि मतलब हाँ इसी वजह से हुआ होगा। क्योंकि अगर बाढ़ भी आता तो किसी पूरी की पूरी नगर कैसे चलें भाई, कैसे डूब जाते हैं ना। अगर पूरी सभ्यता का ही विनाश हो जाता है तो एक बाढ़ को सिर्फ मानना उचित नहीं हुआ, लेकिन सबसे जो उपयुक्त कारण माना जाता है वो बाढ़ को ही माना जाता है। तो ये चैप्टर हमारा आज समाप्त होता है। ये एक यहाँ पे दिया गया है बॉक्स में, इसको भी पढ़ लेते हैं कि अपने एटलस में मिस्र को ढूंढ लीजिएगा। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं के सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजते थे। इनमें बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड कहा गया। राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को इन पिरामिड में दफनाया जाता था और उनके शवों को सुरक्षित रखा जाता था, और उनके जो शवों को मम्मी के नाम से बोला जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं। इनमें खाद्य पेय, वस्त्र, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर शामिल थे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक इंसान के साथ बकरी को दफनाया गया था। ऐसा माना जाता था कि उसके मरने के बाद भी इसकी उपयोगिता है। तो ऐसे ही इसको पिरामिड बोला जाता था। ये जो आपको दिख रहा है इसको पिरामिड बोला जाता था। इसके अंदर शासकों को दफनाया जाता था, उसके बहुमूल्य कुछ धातुएं भी साथ में दफनाई जाती थी, और इसको पिरामिड बोलते थे। और इसमें जो लाशें दफनाई जाती थी, जो शव को दफनाया जाता था, उसको मम्मी के नाम से जाना जाता था। इसलिए अपनी जो घर में जो आपकी प्यारी माँ है उनको मम्मी मत बुलाया कीजिए, उनको माँ बुलाया कीजिए, क्योंकि मम्मी का मतलब शव होता है। तो हालांकि ये हर किसी के भावना से जुड़ा होता है। हमें भी पता नहीं था, तो हम भी अपनी मम्मी को मम्मी मम्मी कर कर चिल्लाते रहते थे, लेकिन अब माँ बोलते हैं। तो आप सभी भी अगर कोई अपनी माँ को मम्मी बोलते हैं तो आप उनको माँ बुलाया कीजिए, क्योंकि मम्मी का जो अर्थ होता है, हालांकि वो दिल से निकलता है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो सब होता है। तो ऐसा ना बोलें, अपनी आदतों को सुधारें। और अगर आपकी भावनाओं को मेरे इस वचन से ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, और इसके क्वेश्चनों को जो है वो हल करने का प्रयास करेंगे आप लोग घर पे। और जो पीटी देने की सोच रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ मेरा पीटी हो जाएगा, तो इनके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर राइटिंग घर पे करेंगे। तो आज मैं आज मेरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, इसका नेक्स्ट चैप्टर 4 लाऊंगी। तो चलिए, मेरे वीडियो को अगर देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए, और इसे ढेर सारा प्यार दीजिए। देखिए 3:44 हो रहे हैं, रात्रि का समय है। तो देख लीजिए, इतना मेहनत कर रही हूँ मैं आपके लिए, तो थोड़ा सा एफर्ट्स आपको भी करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।